में आदिवासी दिवस के मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए प्रदेश के कैबिनेट मंत्री की तरफ से आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया गया। आपको बता दें डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करना चाहिए। रिपोर्ट देखिए। मोदी के रहते हुए डॉक्टर किरोड़ीलाल की जिम्मेदारी है कि आरक्षण के नाम पर मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने अपने चिर परिचित अंदाज में सुप्रीम कोर्ट के कोटा के अंदर कोटा के फैसले को सही करार दिया। मेरा इसमें चिल्लाने वाले बोले भाई जिनकी था व्यक्तियों के सामने मिलेंगे खाने के लिए वो चिंता है। फिर भी मैं कहता हूं आपको भड़काने वाला है तो भड़काने वाले से सावधान रहना। आपकी था को भी डॉक्टर किरोड़ीलाल नहीं उतरने देगा, इस बात का भरोसा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर डॉक्टर किरोड़ी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ो और समझो। मीणा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तो कोई आंदोलन भी नहीं होना चाहिए, बल्कि टिप्पणी भी नहीं कर सकते। जो लोग आरक्षण का फायदा उठा चुके वे लोग गरीबों को गुमराह कर रहे हैं। देखो, ये गुमराह किया जा रहा था और आगे भी गुमराह किया जा रहा है। क्रीमी लेयर का मतलब है डॉक्टर किरोड़ीलाल जगमोहन, जो डॉक्टर बन गए, जो RSIS बन गए, उसके बाद में जो बिल्कुल पिछड़ा आदिवासी में है उसको प्राथमिकता मिले। तो ये हमारे जैसे बड़े लोगों का षड्यंत्र है कि आदिवासी और SC के लोगों को बहकाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। जैसे आम लोकसभा के चुनाव में ये गुमराह किया गया था कि मोदी अगर पावर में आ गया तो ST/SC के आरक्षण को खत्म कर देगा। गौरतलब है कि 3 अगस्त को दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा ने शीर्ष अदालत के फैसले पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आरक्षण के बंटवारे का फैसला लिया है वो सही नहीं है, संवैधानिक फैसला नहीं है। और उस फैसले के पीछे मैं समझता हूँ कि सरकार की कहीं न कहीं लापरवाही रही है, कहीं न कहीं सरकार की नेग्लिजेंसी रही है कि ऐसा फैसला आ गया। ST/SC कोटे का कोटे में बंटवारा का संवैधानिक प्रोविजन नहीं है। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस और बीजेपी नाप तोल कर बोल रहे हैं, जिसके गहरे सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार खुलकर के बयान दिया। उन्होंने दौसा में कहा कि मंत्री पद को इसलिए ठोकर मार दी क्योंकि जहां मैं 45 साल से सेवा कर रहा हूं उन लोगों ने मेरी बात को नहीं रखा। मैंने तो अब इस भजनलाल सरकार में मंत्री पद के ठोकर इसलिए मार दी जहां मैं 45 साल से सेवा कर रहा हूं उन लोगों ने मेरी बात को नहीं रखा, इसलिए मंत्री पद को भी ठोकर मार दी। तो बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद अभी भी हिंसा और उपद्रव लगातार जारी है। वहीं अब हमारे देश में बांग्लादेश के हालातों को लेकर कुछ नेताओं ने विवादित बयान देकर जुबानी जंग शुरू कर दी है। रिपोर्ट देखिए। सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर के बाद अब बांसवाड़ा से BAP यानी भारत आदिवासी पार्टी के बांसवाड़ा से सांसद राजकुमार रोत ने भी विवादित बयान दिया। राजकुमार रोत ने कहा कि जनता की भावना के अनुरूप काम करना चाहिए। अगर हम देश को जाति धर्म में बांटेंगे तो हमारे देश में भी बांग्लादेश जैसे हालात हो सकते हैं। बांग्लादेश की घटना से हमारी सरकार को भी सीखना चाहिए। हमने भी कहा है कि लोकतंत्र जनता की भावना के अनुरूप काम करो, क्योंकि देश हमारा सबका है।
अगर हम जातियों में बांटने का काम करेंगे, धर्मों की लड़ाई लड़वाना चाहेंगे, तो आने वाले समय में बांग्लादेश के जैसे हालात हमारे देश में भी हो सकते हैं। मानव मानव से नफरत करना शुरू कर देगा। हम नहीं चाहते। मानव सबसे बड़ा धर्म है, प्रकृति सबसे बड़ा धर्म है। उस आधार पे कोई भी सरकार हो वो काम करे। बांग्लादेश की घटना से हमारी सरकारों को सीखना चाहिए। राजकुमार रोत ने कहा कि अगर हम जनता की भावना के अनुरूप नहीं चलेंगे तो देश में भी हालात बन सकते हैं। हमें धर्मों में नहीं बंटना। मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है। भारत में भी धर्म के नाम पर जहर फैलाया जा रहा है। इसके साथ ही आदिवासी समुदाय के धर्म को लेकर राजकुमार रोत ने एक बार फिर दोहराया कि आदिवासी समुदाय ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है और ना ही ईसाई है। क्योंकि वहाँ पर धर्म को लेकर जहर, जो देश आज भारत के अंदर भी धर्म के नाम से जहर फैला रहे हैं, तो हम चाहते हैं ये देश हमारा है, इसमें सभी धर्म, सभी जाति, सभी समुदाय के लोग रहे। सबको अपनी स्वतंत्रता है, अपना धर्म, अपनी जाति, अपने समुदाय को लेकर बात करने का। उसी आधार पर वर्तमान सरकार चले, ये हम चाहते हैं। किसी धर्म को, किसी समुदाय को डराने का, धमकाने का, उसकी भेदभाव, जहर फैलाने का काम नहीं करें। बांग्लादेश में जो भी हालात बने, लेकिन हमारे नेताओं को बयानबाजी में देश हित का ख्याल रखना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वैवाहिक विवादों का निपटारा अदालतों में होता है, लेकिन झुंझुनू में आदिवासी मीणा सेवा संस्थान ने विवाह विवाद में तारीखें दी, बयान दर्ज किए और फैसला भी सुनाया। इसके खिलाफ पीड़ितों ने पुलिस का दरवाजा खटखटाया। रिपोर्ट देखिए। मेडिकल एग्जामिनेशन, न कोर्ट में एप्लीकेशन, खाप पंचायत जैसा दे दिया फरमान। सुर्खियों में आदिवासी मीणा सेवा संस्थान। गौर फरमाइए, ये कानून के राज पर सवाल उठा रहे हैं। आदिवासी परंपरा अनुसार इस विवाह परिवाद के स्थायी समाधान हेतु आदिवासी मीणा समाज और आदिवासी मीणा सेवा संस्थान की 5 सामाजिक बैठकों का आयोजन किया गया। बैठकों में सुनवाई, प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों, दर्ज बयानों, दोनों पक्षों की समझाइश के बाद डॉक्टर दीपक मीणा अनीशा कावत से आदिवासी मीणा समाज की परंपरा अनुसार विवाह विच्छेद चाहता है। आदिवासी मीणा सेवा संस्थान के लेटर हेड पर लिखी ये इबारत कानून के राज पर सवाल उठाती है। इसके हर हर्फ में हनक है, जिसकी मार एक डॉक्टर दंपति की गृहस्थी पर पड़ रही है। आदिवासी मीणा सेवा संस्थान ने अदालत की बजाय डॉक्टर दंपति के विवाद को न सिर्फ सुना, बल्कि महिला डॉक्टर को घर बसाने में असमर्थ तक बता दिया। अब विवाद की जड़ समझिए। जानकारी के मुताबिक अलवर की डॉक्टर अनीशा कावत की शादी बीकानेर निवासी डॉक्टर दीपक मीणा के साथ 2019 में हुई थी। 2023 तक दोनों के बीच सब कुछ ठीक चला। मई 2023 में डॉक्टर अनीशा किसी शादी में गई, वापस आई तब ससुराल वाले घर में घुसने नहीं दे रहे थे। उसके 3 साल के बेटे से भी मिलने नहीं दे रहे। इस साल जनवरी में डॉक्टर अनीशा के ससुर डॉक्टर गुलजारी लाल मीणा ने डॉक्टर अनीशा और डॉक्टर दीपक मीणा के बीच विवाह संबंध विवाद की एप्लीकेशन आदिवासी मीणा सेवा संस्थान में दी, जिसने अनीशा कावत को घर बसाने में असमर्थ बता दिया। इस पत्र के मिलने के बाद डॉक्टर अनीशा कावत ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। हमेशा हमने ये आरोप लगाया कि ये एक रजिस्टर्ड संस्था इन्होंने अपने मनमर्जी से कर रखी है, हमारी समाज कोई संस्था नहीं है और इन्होंने अपनी मर्जी से दूसरे पक्ष को फायदा पहुंचाने के लिए, मेरे को नुकसान करने के लिए ये लिख करके दिया है, जिससे उसको काफी मानसिक प्रताड़ना। जिस संस्थान का कोई वैधानिक वजूद न हो, उसका तारीख देना, बयान दर्ज करना और फैसला सुनाना कानून के राज को सिरे से खारिज करना है।
न्यूज 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। और प्रदेश में भारी बारिश की वजह से मुसीबत पैदा हो रही है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखिए कि अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें बारिश के बाद आ रही हैं, लोगों की परेशानी की तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर है बीकानेर के खाजूवाला की, जहां बारिश के बाद हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों के घर, दुकानें, तालाब बन चुके हैं। खासतौर पर निचले इलाकों के घरों में पानी घुस चुका है। पानी में घर पूरी तरह से डूब चुके हैं। दूसरी तस्वीर अलवर के सरिस्का की वादियों की, जहां पर नलेश्वर महादेव मंदिर के रास्ते में पड़ने वाले उफनते नाले में 200 से ज्यादा श्रद्धालु फंस गए। बाद में पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम ने उन्हें रेस्क्यू किया, सुरक्षित बाहर निकाला। तीसरी तस्वीर है धौलपुर के सेंपऊ की, जहां पर पार्वती नदी के पुराने पुल पर पानी के तेज बहाव में करीब 1 दर्जन गायें बह गई हैं। हालांकि करीब 2 किलोमीटर आगे जाकर सभी गाय नदी से बाहर निकल आईं। तो साथ ही प्रदेश में और लगातार भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। वहीं गुलाबी नगरी जयपुर में लगातार बारिश हो रही है। झमाझम बारिश के बाद शहर हिल स्टेशन नजर आ रहा है। अरावली की पहाड़ियों से घिरा जयपुर शहर अब हरी भरी वादियों से गुलजार हो गया। यहाँ पहाड़ों से लगातार बहते झरने, कलकल छलछल बहता झरनों का पानी देशी और विदेशी पर्यटकों के साथ साथ शहर के लोगों को भी आकर्षित कर रहा है। ये हैं जयपुर शहर की खूबसूरत वादियां, जो बारिश के मौसम में गुलजार नजर आ रही हैं। इस खूबसूरत मौसम में न्यूज 18 की टीम अलग अलग पर्यटन स्थलों पर पहुंची। सबसे पहले न्यूज 18 पहुंचा आमेर रोड पर, जहां एक तरफ जलमहल अच्छी बारिश के बाद लबालब नजर आया। यहां जलमहल की पाल पर देसी विदेशी सैलानी रिमझिम फुहारों के बीच सुहावने मौसम का लुत्फ उठाते दिखे। राजधानी जयपुर में हो रही लगातार 2 दिन की बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया। यहाँ पर पहाड़ों के बीच झरने चलने लगे और वहीं पर छुट्टियों ने जयपुर शहर के वासियों का मजा दोगुना कर दिया। हाँ, लग रहा है बहुत मस्त मौसम है। लगातार 2 दिन से हो रही बारिश की फुहारों के बीच शुक्रवार को आमेर में भी मौसम सुहाना रहा। यहाँ भी देसी विदेशी सैलानी काफी खुश नजर आए। आमेर का दृश्य आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आज बादलों की ओट के बीच आमेर का महल, जयगढ़ का किला और उसके तलहटी में ही मावठा क्या खूबसूरत यहाँ पर नजर आ रहा है। और इसी यहीं पर पर्यटक जो है आने जाने वाले वे फोटोग्राफी का मजा भी यहाँ पर ले रहे हैं। लगातार 2 दिन से जयपुर में बारिश बनी हुई है और उसके बाद जो पहाड़ियाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आमेर की पहाड़ियाँ हैं। आप देख सकते हैं यहाँ की जो बुर्ज हैं और वहीं पर पहाड़ी के पूरा जो ऊपर का जो क्षेत्र है, इलाका है, वो यहाँ पर बारिश की वजह से गजब का नजर आ रहा है। न्यूज 18 की टीम आमेर में ही सागर झील पर भी पहुंची। यहाँ भी पहाड़ियों के बीच बह रहे झरनों में आसपास के जिलों से जयपुर घूमने आए परिवार झरनों में नहाते दिखाई दिए। तो वहीं बच्चे भी काफी खुश नजर आए। जयपुर में हुई बारिश के बाद अब झरने चलने लगे हैं। लोग यहाँ पे दूर दूर से आप नहाने के लिए आ रहे हैं। कुछ जो कोटपुतली से आए लोगों से बात करते हैं। कितना आनंद आ रहा है जयपुर? जी बहुत मजा आ रहा है। हम कोटपुतली से आए हैं। आज छुट्टी का हमने पूरा लुत्फ उठाया है। आज बच्चों की भी छुट्टी थी, हम बच्चों को भी लेकर आए हम जयपुर से। अच्छा मजा आया, आज छुट्टी का बहुत आनंद उठा रहे हैं। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ, आराध्य कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत आया हूँ मैं पहली बार। जयपुर से कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ न्यूज 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। तो वही राजधानी जयपुर के फेमस होटल हयात में चोरी की घटना हुई। मामले में पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। जयपुर के मोहाना थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक होटल हयात से 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति चोरी हुई है। इसकी शिकायत मिलते ही पुलिस मामले की जांच करने में जुट गई है। होटल और उसके आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। पीड़ित परिवार तेलंगाना के साइबराबाद का रहने वाला बताया जा रहा है, जो कि जयपुर में डेस्टिनेशन वेडिंग करने के लिए आया था। शादी के दौरान ही मंडप के पास से
सोने चांदी के जेवरात कैश से भरा बैग चोरी हुआ है। इस बैग में 1,44,00,000 रुपए के गहने और नकदी थे। मामले की शिकायत तेलंगाना के साइबराबाद निवासी कारोबारी नरेश कुमार गुप्ता ने मुआना थाने में दर्ज करवाई। उधर राजधानी जयपुर में अगले महीने स्वच्छता सर्वेक्षण टीम का दौरा होना है। रैंकिंग बेहतर बनाने के लिए दोनों नगर निगम जोर शोर से जुटे हुए हैं तैयारियों में, लेकिन इस राह में कई रोड़े हैं। रिपोर्ट में देखिए। जिस शहर के दीदार के लिए दुनिया जहान के सैलानी उमड़ते हों, वहाँ सड़क के किनारे पड़ा कूड़े का ढेर और कचरे पर भिनभिनाती मक्खियां पिंक सिटी में कदम रखने वालों का मूड बिगाड़ने के लिए काफी है। जहाँ बीच सड़क पर कूड़ा करकट पड़ा हो और गाड़ियों को उससे बचते बचाते चलना पड़ता हो, वहाँ शहर की सरकार पर सवाल क्यों ना उठे। जयपुर के बाशिंदों को भले ही कचरे से उतनी समस्या ना हो या सड़ांध मारते कचरों से गुजरना वे अपनी नियति मान चुके हों, लेकिन जिस पर्यटक के पास देश दुनिया में घूमने का विकल्प हो, वो क्यों आखिर पिंक सिटी पहुँचे। इसीलिए केंद्र सरकार स्वच्छता के प्रति प्रतिस्पर्धा पैदा करने के लिए शहरों में स्वच्छता सर्वेक्षण करवाती है, ताकि शहरों की सूरत संवरे, सैलानियों का हुजूम उमड़े। राजधानी जयपुर में अगले महीने स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम पहुंचने वाली है, जिसे देखते हुए दोनों ही नगर निगम जोर शोर से तैयारियों में जुटे हैं। हम हमारी रैंकिंग को सुधार कर हम प्रथम 20 शहरों के अंदर जयपुर को अब की बार ले आएंगे, तो वो इस साल का हमारा टारगेट हमारी पीठ थपथपाने लायक हो जाएगा। जब हम 20 में आ जाएंगे तो फिर हम 10 में भी आएंगे, और 10 में आएंगे तो पहले 5 में भी आएंगे। स्वच्छता रैंकिंग में कई रोड़े हैं। दोनों निगमों में 3000 से अधिक ओपन डिपो मौजूद है। सड़कों के किनारे होने वाली सफाई का स्तर संतोषजनक नहीं है। लचर वाटर ड्रेनेज सिस्टम से भी नुकसान की आशंका। बारिश के दिनों में जलभराव की समस्या, सिंगल यूज प्लास्टिक का धड़ल्ले से उपयोग जैसी तमाम दिक्कतें हैं, लेकिन कामयाब होने की उम्मीद भी कम नहीं है। हम चाहते हैं जयपुर शहर की रैंकिंग बढ़े, और रैंकिंग बढ़ने के लिए जयपुर नगर निगम ग्रेटर तो अपने प्रयास कर ही रहा है, साथ में जन सहभागिता भी आवश्यक है। लोग साथ में मिलेंगे और इस शहर को अंगीकार करेंगे, शहर को अपना घर की तरह साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, तो निश्चित रूप से जयपुर शहर की रैंकिंग बढ़ेगी। स्वच्छता सर्वेक्षण में 5500 मार्क्स का सर्वेक्षण होता है, और उसमें न सिर्फ विजुअल क्लीननेस बट के साथ में कई सारे अन्य बिंदु भी होते हैं, जैसे कंपोस्टिंग है, जैसे स्कूलों की सफाई है, ऑफिसेज की सफाई है, मार्केट्स की सफाई है। तो उन बिंदुओं पर मैं कहूँगा कि हमने काफ़ी इस बार काम करने का प्रयास किया है, और ताकि हम एक भी मार्क्स को हम गंवाएं नहीं, जिस तरह से एग्जाम होता है उस तरह से। कदम कदम पर पड़े कचरे के लिए जहां पब्लिक शहर की सरकार को कोसती है, तो वहीं जिम्मेदार जनता के सिविक सेंस पर सवाल उठाते हैं। लेकिन वक्त आ गया है जब दोनों एक साथ शहर की सफाई का जिम्मा उठाएं और अपने शहर की सूरत संवारने में जुट जाएं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार जो स्वच्छता सर्वेक्षण होगा उसमें पिछली बार जो शर्मसार करने वाले आंकड़े थे उससे सुधार होगा और जयपुर की रैंकिंग आगे आएगी, जिससे न सिर्फ जयपुर की देश में इमेज सुधरेगी बल्कि पर्यटन के मामले में भी जयपुर काफ़ी आगे निकल सकेगा। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो वहीं सब कुछ ठीक रहा तो राजस्थान में साल 2027 तक बिजली संकट से पूरी तरह से निजात मिल जाएगी, ये दावा किया राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने। हीरालाल नागर की माने तो राज्य सरकार अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देकर प्रदेश के किसानों को साल 2027 तक बिजली देने के लिए तत्परता से काम कर रही है। राजस्थान के लोगों को जल्द बिजली संकट से राहत मिलने वाली है। बिजली संकट के दौर में ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने कुछ ऐसा ही दावा किया है। हीरालाल नागर का दावा है कि प्रदेश में अगले 3 साल में बिजली के उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। इसके लिए 1,70,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। साल 2027 तक राजस्थान बिजली उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि राज्य में बीजेपी सरकार ने केवल 7 महीने से कम समय में कुसुम सी योजना में 4,386 मेगावाट के प्रोजेक्टों को LOI जारी कर दिया है। अब उत्पादन कोई बढ़ाना है तो वो कोई कम समय में बढ़ाना संभव नहीं है, उसके लिए प्लांट नया लगाना पड़ेगा। नया प्लांट लगाए बिना हम अगर बिजली केवल खरीदते रहते हैं तो वो महंगी मिलेगी, और महंगी बिजली मिलेगी तो वो निश्चित रूप से महंगी बिजली का भार हमारे उपभोक्ताओं पर आता है। इसलिए हम नहीं चाहते कि महंगी बिजली खरीद करके उपभोक्ताओं को दें, हम चाहते हैं कि बिजली की दाम सस्ती करें। इसी पर हमारा पूरा फोकस हो रहा है, और इसके लिए हम हर संभावना, चाहे वो सोलर से बिजली हो,
रिन्यूएबल एनर्जी हो, अक्षय ऊर्जा के माध्यम से, जो भी हमारे चाहे विंड की हो या फिर बैटरी स्टोरेज करके, पंप स्टोरेज करके, सारे उत्पादन हम कोल के भी प्लांट लगा रहे हैं हम। प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में अव्वल बनाने के लिए प्रदेश और केंद्र के साथ हुए कई MOU साइन हुए, जिसमें NTPC, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, सतलज जल विद्युत निगम और REC जैसे देश के प्रतिष्ठित सार्वजनिक उपक्रम शामिल हैं। प्रदेश ने 1,60,000 करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर है। इससे आने वाले समय में 31,825 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा और प्रसारण तंत्र भी मजबूत होगा। राजस्थान को केंद्र के अनावंटित कोटे से 265 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिलना शुरू हो गई है। साथ ही केंद्र ने राजस्थान को 2000 मेगावाट बैटरी स्टोरेज क्षमता विकसित करने में मदद का भरोसा भी दिया है। बहरहाल राजस्थान सरकार ने इन MOU के जरिए गैस प्लांट और अक्षय ऊर्जा की बंडलिंग कर सस्ती ऊर्जा प्राप्त करने का अनूठा उदाहरण पेश किया। सरकार के तय प्लान के तहत अगर काम समय पर पूरा होता है तो बिजली का संकट खत्म होने में मदद मिलेगी, साथ ही बिजली की दरों में भी कमी होगी। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए लवली वधवा की रिपोर्ट। और इसी बीच